आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं। टॉपिक हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ले रहे हैं। टॉपिक है लैक ऑपेरॉन। बेसिकली लैक ऑपेरॉन एक मॉडल है जो जैकब और मोनेट ने प्रपोज किया था और इससे हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन का रेगुलेशन किया जाता है। जो ऑपेरॉन शब्द है ये ऑपेरा से लिया गया है। ऑपेरा एक म्यूजिकल ड्रामा या शो होता है जिसमें कुछ लोग म्यूजिक बजाने वाले होते हैं, कुछ लोग गाना गाने वाले होते हैं, कुछ लोग आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर डायरेक्शन दे रहे होते हैं। जो ये पूरा कंसर्ट है वह तब एक बहुत ब्यूटीफुल ढंग से लोगों के सामने आ पाता है, लोग सारे उसका एंजॉय कर पाते हैं अगर सारे के सारे रिदमिक फैशन के अंदर काम करें। यहां से जैकब और मोनेट ने एक टर्म इस्तेमाल की है ऑपेरॉन। और लैक से हमारा ये मतलब है कि इस ऑपेरॉन में जो जीन्स रेगुलेट होंगे दे आर इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ अ लैक्टोज कैटाबॉलिज्म, इसलिए इसे लैक ऑपेरॉन कहा गया। अब किसी भी ऑपेरॉन के अंदर दो तरीके के जीन्स होते हैं। एक वह जीन्स जिनका रेगुलेशन होना है उन्हें हम स्ट्रक्चरल जीन्स कहते हैं। जैसे यहां पर तीन जीन्स हैं, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। इन तीन जीन्स का रेगुलेशन होगा और इन तीन जीन्स के रेगुलेशन करने के लिए एक और जीन की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कोई प्रोटीन प्रोडक्ट बनता है जो इनको रेगुलेट करेगा, उसे कहा जाता है रेगुलेटरी जीन। सो रेगुलेटरी जीन इज लैक आई, वेल द स्ट्रक्चरल जीन्स जिनको हम रेगुलेट करने वाले हैं दैट इंक्लूड लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्ट्रक्चरल जीन्स करते क्या हैं, इनसे किस प्रकार के प्रोटीन्स बनते हैं। तो अगर आरएनए पॉलीमरेज लैक प्रमोटर के ऊपर बाइंड हो तो जैसा हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं, पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन होता है। तीनों जीन्स का एक कॉमन मैसेंजर आरएनए बनेगा और लैक जेड से ट्रांसलेशन के बाद एक एंजाइम बनेगा जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है ये मेनली लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। अगर ई कोलाई को हम मीडियम में लैक्टोज दें तो वह लैक्टोज को न्यूट्रिएंट सोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकता है अगर वह एक एंजाइम एक्सप्रेस करे जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज के अंदर जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है उसको ब्रेक करता है जिसकी वजह से ग्लूकोज और गैलेक्टोज का फॉर्मेशन होगा and this glucose can directly enter into the glycolysis and could act as an energy source। जबकि जो गैलेक्टोज है उसको भी मेटाबॉलिकली ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा और उसको भी एनर्जी सोर्स की तरह, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। आगे हम देखेंगे कि यही बीटा गैलेक्टोसाइडेज कुछ लैक्टोज को उसकी आइसोमरिक फॉर्म एलोलैक्टोज में भी कन्वर्ट कर सकता है। लैक जेड जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज को इन जनरल हम एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं दैट दिस कुड आल्सो बी रेफर टू एज लैक्टेज, क्योंकि ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर रहा है। दिस कुड आल्सो बी रेफर टू एज लैक्टेज। लैक वाई से ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब इस मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन होता है इस रीजन से तो देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्रोटीन जिसका नाम है लैक्टोज परमेज। और लैक्टोज परमेज एक ट्रांसपोर्टर है जो मीडियम से लैक्टोज का अपटेक कराता है। यानी अगर बैक्टीरिया के सराउंडिंग के अंदर हमने लैक्टोज रख दिया है तो लैक्टोज को एक्टिवली अपटेक कराने का काम, जिसके लिए प्रोटॉन का ग्रेडियंट इस्तेमाल करेगा, लैक्टोज को अपटेक बैक्टीरिया कर पाएगा। इस एक्टिव अपटेक के लिए जो ट्रांसपोर्टर काम करता है
उस ट्रांसपोर्टर का नाम है लैक्टोज परमेस। LAC-Z, LAC-Y के अलावा एक तीसरा स्ट्रक्चरल जीन यहां पर और है, और इससे बनने वाला प्रोटीन जिसको हम नाम दे रहे हैं ट्रांस एसिटाइलेज। अब हम इस बात पर आते हैं कि ट्रांस एसिटाइलेज जो एंजाइम है ये क्या प्रोड्यूस करता है। बेसिकली जो लैक्टोज परमेस है जिससे लैक्टोज का अपटेक होता है, सेम ट्रांसपोर्टर अगर मीडियम के अंदर कुछ थायोगैलेक्टोसाइड्स हैं तो उन थायोगैलेक्टोसाइड्स को भी, अगर कोई थायोगैलेक्टोसाइड्स हैं तो गलती से लैक्टोज परमेस थायोगैलेक्टोसाइड्स को भी बाहर से अपटेक कर देगा, और थायोगैलेक्टोसाइड्स अगर अपटेक हो गए, थायोगैलेक्टोसाइड्स दीज आर द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जैसे कि टॉन पीजी एक एग्जांपल है थायोगैलेक्टोसाइड का। अगर मीडियम में ये भी अवेलेबल हो तो लैक्टोज परमेस जिसको लैक्टोज को अपटेक करना होता है कॉम्पिटिटिवली इन थायोगैलेक्टोसाइड्स को भी वह अपटेक कर लेगा, और कुछ नहीं किया गया तो ई कोलाई बैक्टीरिया की डेथ होगी। ट्रांस एसिटाइलेज से बनने वाला एंजाइम इन थायोगैलेक्टोसाइड्स के ऊपर एसिटाइल ग्रुप का एडिशन कर देता है, और जैसे ही एसिटाइल ग्रुप का एडिशन होगा थायोगैलेक्टोसाइड्स हैं वह अपनी एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब अब इनका इफेक्ट इन ई कोलाई के ऊपर नहीं होगा। सो ये तीन स्ट्रक्चरल जीन है। अगर बार मीडियम के अंदर हमने लैक्टोज दिया है तो लैक्टोज परमेस उसको अपटेक करेगा। लैक्टोज अपटेक होने के बाद बीटा गैलेक्टोसाइडेज की वजह से ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जो एनर्जी सोर्स का काम करेंगे, और लैक्टोज परमेस अगर गलती से थायोगैलेक्टोसाइड्स को भी बाहर से ले ले तो उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक तीसरा एंजाइम है जिसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज। पर ये तीनों ही जो जीन्स हैं वह तब एक्सप्रेस होनी चाहिए जब मीडियम के अंदर लैक्टोज अवेलेबल है। अगर मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो इन तीनों जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि न तो ट्रांसपोर्टर बनाने की जरूरत है न ही कैटाबोलाइट एंजाइम को बनाने की जरूरत है। तो ये किस तरीके से रेगुलेट होता है, तो स्ट्रक्चरल जीन्स को रेगुलेट करने के लिए एक अलग से यहां पर जीन है LAC-I जीन, जिसको हम रेगुलेटरी जीन कहते हैं। ये रेगुलेटरी जीन हमेशा ही ट्रांसक्राइब होता रहता है, कॉन्स्टिट्यूट्स का एक्सप्रेशन होता रहता है। इसके प्रमोटर LAC-I से पहले प्रमोटर है जहां आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होता है। कॉन्स्टिट्यूटिव LAC-I का ट्रांसक्रिप्शन होता है और इससे एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम है LAC रिप्रेसर। और LAC रिप्रेसर की बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि वह जाकर प्रमोटर के पास एक सीक्वेंस, अब जिसको हम आगे डिटेल में बात करेंगे, ऑपरेटर वहां पर जाकर बाइंड होगा। सो अगर रिप्रेसर आकर बाइंड होता है तो फिर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो पाएगा, इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। पर अगर रिप्रेसर बाइंड नहीं होता तो आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड हो जाएगा, LAC-Z, LAC-Y और LAC-A जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ये कैसे तय होता है कि रिप्रेसर यहां पर बाइंड हो या ना हो, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस तरीके का रेगुलेशन जिसके अंदर एक से ज्यादा जीन जो एक कॉमन फिनोमिनन में इन्वॉल्व हो उनको एक साथ रेगुलेट किया जाता हो, तो उसके लिए वी यूज अ टर्म कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन, एंड दैट इज अ बेनिफिट ऑफ एन ऑपेरॉन। ऑपेरॉन के अंदर जनरली रिलेटेड जीन्स को रखा जाता है और उसका फायदा यह है कि उन सब जीन्स को जो एक रिलेटेड मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है उनको एक साथ रेगुलेट किया जा सकता है। सो ये हमारी अब तक जो बात की, हमने बात की कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स हैं और रेगुलेटरी जीन है। रेगुलेटरी जीन से कुछ प्रोटीन्स बनते हैं और ये प्रोटीन्स इन स्ट्रक्चरल जीन्स को रेगुलेट करते हैं। सो दैट वाज अ बेसिक ऑफ अ LAC ऑपेरॉन। सो थैंक यू दोस्तों, इसी तरीके से बायोलॉजी लवर्स हमारे साथ बने रहना और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल